जय जिनेन्द्र। अपन आज प्राकृत भाषा की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं ना अपनी क्लास में। जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी इस जैन विरासत पाठ्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें से आज जो अपना द्वितीय प्रश्न पत्र है प्राकृत भाषा का, उसके बारे में अपन कुछ अध्ययन करेंगे। यहाँ प्राकृत भाषा सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हमें थोड़ा सा इस पर भी अपन विचार कर लें। क्योंकि भाषा जो है वो विचारों का संप्रेषण करने का एक प्रबल माध्यम होती है। यानी विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आज यह जो प्राकृत भाषा है वो हमारे मूल आगम की प्राकृत भाषा है। लेकिन हमारे जानकारी में उतना सूक्ष्म ना होने से हम उस प्राकृत को नहीं जानते, तो हम स्वाध्याय से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी मात्र हिंदी के ग्रंथों को ही अध्ययन कर पाते हैं। उस प्राकृत भाषा की ग्रंथों को हम उठाने में ही भय लगता है कि इतना कठिन है, हम कैसे पढ़ेंगे। ये प्राकृत भाषा कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है। प्राचीन काल में तो जन जन की भाषा रही, बोलचाल की भाषा रही। इस भाषा में ही जो सामाजिक जीवन परिवेश होता था वहाँ गांव में, नगरों में सभी का परिवेश बोलचाल में चलता था। जैसे अपने यहाँ देहाती भाषा होती है, हिंदी में भी जैसे बुंदेलखंडी है, मालवा है, ये अलग अलग बोलियां कही जाती हैं। वैसे ही ये प्राकृत भाषा पहले बोली के माध्यम से रही। यानी सभी लोग इसी प्राकृत भाषा में बात करते थे और इसी भाषा में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। साथ में जब इस भाषा में बाद में साहित्य लिखा जाने लगा, तब ये भाषा मतलब बोली जो थी प्राकृत, वो भाषा के रूप में परिणत हो गई और उसमें साहित्य लिखा जाने लगा। तो ये बहुत प्राचीन भाषा है। वर्तमान में भले ही कुछ लोग इसको संस्कृत से उत्पन्न होना मानते हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो आचार्य हैं और जो प्रथम शताब्दी का ग्रंथ हमारे पास है खंडागम उपलब्ध है, ये तो उससे पूर्व की ही भाषा है। क्योंकि भगवान महावीर के काल में या उससे पूर्व ये बोलचाल की भाषा रही। सभी लोग इसी भाषा से ही अपना काम चलाते थे। आज जो हम हिंदी भाषा को बोलने का माध्यम या मातृभाषा कहते हैं, वह भी प्राकृत भाषा से ही निकली है। इस प्राकृत भाषा में कुछ विशेषता होती है, इसलिए वह हिंदी और संस्कृत आदि अन्य भाषाओं से कुछ भिन्न होती है। इस प्राकृत भाषा में जो देवनागरी लिपि है वही इसकी लिपि है, लेकिन ये जो इसमें भाषा में शब्दों का समूह है, तो बहुत सुंदर, सरल, मोहक शब्दों का इसमें समूह प्रयुक्त किया जाता है। इस कारण से ये भाषा बहुत सरल है। हमको कठिन लगती जरूर है, परंतु उतनी कठिन है नहीं। अभी भी जो वर्तमान में गांव में देहाती बोली के जो शब्द हैं हिंदी में, वे हमारे प्राकृत के ही ओरिजिनल शब्द हैं, परंतु उनको वह देहात में अभी भी प्रचलित में है और हम उन्हें गांव की भाषा समझ लेते हैं। क्योंकि ये प्राकृत पहले बोली रही, तो विविध प्रांतों में अलग अलग प्रकार की प्राकृत प्रचलित रही। और यहाँ इस प्राकृत के कई शाखाएं भी बन गई, क्योंकि अलग अलग प्रांतों की भाषा के होने के कारण से। जैसे महाराष्ट्री प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत। तो ऐसे अलग अलग स्थानों की बोली होने के कारण से अलग अलग इसके नाम पड़े। क्योंकि प्राकृत साहित्य दो प्रकार से बटा हुआ है। एक तो भाषा वैशिष्ट की दृष्टि से और दूसरा साहित्य विधा की दृष्टि से। भाषा वैशिष्ट का अर्थ होता है अलग अलग भाषाओं के माध्यम से। जैसे अर्धमागधी साहित्य, तो ये जो साहित्य है, तो जैन दर्शन में भी दो आमनाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर परंपरा के जितने साहित्य है वह सभी अर्धमागधी साहित्य यानी अर्धमागधी प्राकृत में कहे जाते हैं। और जो सौर शैनी है, ये भाषा जो दिगंबर साहित्य है वह पूरा सौर सैन्य साहित्य कहा जाता है। सौर सैनी में भी जैन सौर सैनी कही जाती है, क्योंकि जैन साहित्य में ही सौर सैनी का अधिकतम प्रयोग किया गया है। किन्हीं नाटकों आदि में भी प्रयोग हुआ है, तो वह सामान्य सौर सैनी है। लेकिन जो जैन आगम की जैन ग्रंथों की भाषा है वो जैन सौर सैनी भाषा है। और अर्धमागधी, जैसा उसका नाम है अर्धमागधी, यानी मागधी के कुछ नियम उसमें लगते हैं। अर्धमागधी यानी मागधी के बहुत समीप है। और मगध प्रांत के बोलचाल की भाषा है। मगध मतलब जो राजगृह के पास का एरिया है, जो राजा सैनिक का शासनकाल जिस क्षेत्र में रहा, वह मगध देश का ही राजा था। तो उस एरिया की जो भाषा कहलाई वो अर्धमागधी भाषा कहलाई। और उस
के साहित्य को हमने यहाँ डिवाइडेशन साहित्य के हिसाब से किया था, तो अर्धमागधी का साहित्य जो है वो पूरा श्वेतांबर साहित्य है। कुछ नाटकों में भी मागधी का और अर्धमागधी का प्रयोग मिलता है। इसी तरह से सौरसेनी दिगंबर साहित्य हो गया, ये राजा सूरसेन जहाँ के थे, यानी मथुरा राज्य के पास सौरीपुर बटेश्वर जो है, वहां के राजा सूरसेन थे। तो उस इलाके में जो भाषा प्राकृत बोली जाती थी उसको सौरसेनी कहा, और इस सौरसेनी भाषा में ही दिगंबर साहित्य लिखे गए, और इसलिए उनको जैन सौरसेनी भी कहा। लेकिन प्राचीन सौरसेनी भी हैं जिसमें शिलालेख आदि प्राप्त होते हैं, जैसे अशोक के काल में जो शिलालेख मिलते हैं वो सौरसेनी में लिखे हुए हैं। और खारवेल के जो हाथी गुम्फा का लेख है, अभिलेख है जो उड़ीसा में है, खंडगिरी उदयगिरी में, तो वह भी सौरसेनी में लिखा हुआ मिलता है। अर्थात वो प्राचीन सौरसेनी कहलाई, और जैन सौरसेनी हमारे जैन आदि के जैन दर्शन वाले दिगंबर साहित्य कहलाए। फिर तीसरी भाषा कही महाराष्ट्री, यानी वो महाराष्ट्र प्रांत में जो बोले जाने वाली प्राकृत भाषा थी उसको महाराष्ट्री प्राकृत कहा। और उसमें जो साहित्य लिखा गया, तो दिगंबर और श्वेतांबर का हमने बता दिया, अर्धमागधी सौरसेनी में डिवाइडेशन हो गया। तो शेष जो साहित्य लिखा गया, यानी नाटक है, काव्य है, मुक्तक, खंड काव्य और सट्टक, इसके अतिरिक्त भी और अन्य जो साहित्य रहे वो सभी महाराष्ट्रीय प्राकृत में अधिकतम लिखे गए। उसके पश्चात मागधी साहित्य, अर्थात जहाँ इन्हीं नाटकों में जो भाषा प्रयोग की जाती थी, जैसे संस्कृत में बहुत सारे नाटक लिखे गए, मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस आदि आदि। इन नाटकों में जो पात्र होते हैं उनकी अलग अलग भाषा होती थी। जैसे राजा महाराजा जो भी भाषा बोलते थे वो संस्कृत भाषा प्रयोग करते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा साहित्यिक भाषा और समृद्ध भाषा थी। लेकिन जो उनकी रानियां थी या दास दासियां थे या जो चेले थे, उनकी भाषा थोड़ी सी कहना चाहिए अपने रफ क्वालिटी की, यानी जो देहाती भाषा उस टाइप की, तो वह प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत में भी किसी की मागधी प्राकृत है, किसी की सौरसेनी प्राकृत है, किसी की अर्धमागधी प्राकृत है, इस तरीके से अलग अलग प्राकृत में नाटकों में प्रयोग की गई हैं। फिर पैसाची साहित्य, पैसाची साहित्य का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, गुणाढ़, उसके लेखक है वृहत कथा। वृहत कथा नामक एक पैसाची भाषा का बहुत बड़ा ग्रंथ उपलब्ध है। और उसके पश्चात अपभ्रंश, ये प्राकृत ही बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित हो गई, और अपभ्रंश साहित्य भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आचार्य योगेंद्र देव का परमात्म सार और योग सार आदि जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ है। तो इस प्रकार ये भाषा की भाषा वैशिष्ट की दृष्टि से इस प्राकृत भाषा का प्रकार हुआ, बांटा गया। और दूसरा कहा साहित्य विधा की दृष्टि से, साहित्य विधा मतलब जैसे आगम है, तो जैन आगम दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बटे हुए हैं। तो दिगंबर सौरसेनी में और श्वेतांबर अर्धमागधी। शिलालेखी, यानी शिलालेख जितने भी हैं उनमें भी कई प्रकार की प्राकृत का मिलता है, कहीं सौरसैनिक का भी मिला है, अर्धमागधी के भी मिले हैं, और भी अन्य प्राकृतों का भी शिलालेख मिलते हैं जो प्राचीन काल में शिलालेख उपलब्ध है। 300 ईसा पूर्व से पूर्व के जो शिलालेख हैं वे ऐसे शिलालेख भी उपलब्ध हैं। और सबसे प्रथम शताब्दी का जो प्रथम शताब्दी पूर्व का शिलालेख जो खारवेल का शिलालेख है, हाथी गुम्फा का अभिलेख, जिसमें जैन धर्म का नाम आया है, नमो सिद्धाणम। सबसे पहले जो वाक्य है उस शिलालेख का, नमो सिद्धाणम, अर्थात सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ही वह शिलालेख लिखा गया, इसी से उसकी पहचान हुई कि ये जैन शिलालेख है। और उसी शिलालेख में सबसे पहले भारत देश का नाम भारतवर्ष वहां आया हुआ है, और अंत में वीर निर्वाण संबत भी उसमें डला हुआ है, जिससे ये पहचान होती है कि ये हमारा जैन शिलालेख है। उसके पश्चात खंड काव्य और महाकाव्य, ये काव्य की दृष्टि से इसकी विधाओं का डिवाइडेशन किया है। खंड काव्य भी प्राकृत में मुख्य रूप से 5 खंड काव्य उपलब्ध होते हैं, और 8 महाकाव्य। इसके अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन मुख्य जो बहुत बड़े हैं और ज्यादा प्रसिद्धि में है, ऐसे 8 महाकाव्य उपलब्ध होते हैं। फिर चरित काव्य, चरित काव्य में किसी महापुरुष का वर्णन किया जाता है और उसको काव्य के रूप में यहाँ लिखा गया। प्राकृत में गद्य पद्य दोनों में ही कथाएं भी मिलती हैं, और उसके मुक्तक काव्य, मुक्त जहाँ छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे मुक्तक काव्य भी इसमें उपलब्ध होते हैं।
और उसके पश्चात नाटक और सट्टा। जो प्राकृत भाषा का एक अपना अलग प्रयोग है। सट्टक यानी प्राकृत में जो नाटक लिखे गए उनको सट्टक कहा, और जो संस्कृत के नाटक थे उनमें जो पात्र प्राकृत बोल रहे हैं वो प्राकृत के मतलब वो नाटक कहलाए। के पश्चात कथा संग्रह। कथा संग्रह में भी दो प्रकार के कथा लिखे गए, कथा साहित्य लिखे गए, जिसमें गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दो प्रकार के साहित्य कथा साहित्य में लिखे गए। यानी कि कई कथाएं गद्य में लिखी जाती रही और कई कथाएं पद्य में, और दोनों मिक्स करके भी कथा साहित्य लिखे गए हैं। यहाँ उसके अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त जो इतर प्राकृत साहित्य भी बांटा गया। मतलब इतर प्राकृत में जैसे कहीं आयुर्वेद का वर्णन आया है, कहीं नीति शास्त्र है, कहीं शिल्प शास्त्र है, कहीं वास्तु शास्त्र है। इस प्रकार के ग्रंथ भी प्राकृत में उपलब्ध होते हैं, जिनको इतर प्राकृत साहित्य कहा जाता है। जिनमें व्याकरण के ग्रंथ हैं, छंद के ग्रंथ हैं। इस प्रकार से यहाँ सारी मतलब विधा की दृष्टि से ये प्राकृत भाषा को अलग से बांटा गया है। और हमने कहा जैसे अर्धमागधी साहित्य है, तो आर्ष भाषा भी कहा जाता है। आर्ष भाषा क्यों? सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन अर्धमागधी को कहा प्राकृत में भी, क्योंकि प्रमाण है, यानी कि जो ग्रंथ उपलब्ध है वो पहली शताब्दी के पूर्व के हैं। अर्धमागधी और शौरसेनी के दोनों के ग्रंथ हैं पहले शताब्दी के पूर्व के हैं। लगभग 45 आगम ग्रंथ हैं अर्धमागधी में, और नाटक भी लिखे गए। जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो अर्धमागधी प्राकृत में ही है। शौरसेनी में भी दिगंबर साहित्य के अतिरिक्त ये जनभाषा रही है, इसलिए इसमें भी नाटक लिखे गए, यानी नाटकों के पात्र इस शौरसेनी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए उनका जो गद्य भाग कहलाया नाटकों का, वो शौरसेनी भाषा में यहाँ मिलता है। तो शौरसेनी और अर्धमागधी में दोनों में अंतर क्या है? दोनों जैन साहित्य की भाषा है, लेकिन विशेष अंतर होता है वह यह है कि शौरसेनी में हमेशा हमेशा जो ता व्यंजन है, ता तराजू का, उसका हमेशा दा हो जाता है। ये विशेष पहचान है शौरसेनी की। जैसे कि हमारा नाम समता है, तो इसको यदि शौरसेनी में लिखेंगे तो सम दा, यानी ता का दा हो जाएगा। और दूसरा पहचान ये है कि ना के स्थान पर ना हो जाता है। जैसे नमो, नमो अरिहंताणम, ये अर्धमागधी का वाक्य कहलाएगा। और नमो अरिहंताणम ये शौरसेनी, यानी ना का णा हो जाता है। तो बहुत विशेष ये पहचान है, ता का दा हो जाता है और ना का णा हो जाता है शौरसेनी और अर्धमागधी में। और जहाँ कोई नियम ऐसे भी होते हैं, प्राकृत से एक सामान्य प्राकृत जो होती है जिसको हम महाराष्ट्रीय प्राकृत भी कहते हैं, तो जो प्राकृत व्याकरण है तो सामान्य प्राकृत व्याकरण के लिए नियम उसमें दिए गए हैं। मतलब सामान्यतः सभी में वो नियम प्रयोग होते हैं, चाहे वो अर्धमागधी हो, चाहे शौरसेनी हो, चाहे चूली का पैंसाक्षी हो, या मागधी हो, या पैंसाक्षी हो, सभी में एक जैसे नियम लगते हैं। लेकिन कुछ नियम भिन्न होते हैं जिनसे उन विशेष गुणों के कारण से अपन उस विशेष बोली को अलग से पहचान सके। जैसे ताका दा हो गया है कहीं, तो प्राकृत का शब्द तो है परंतु वो शौरसेनी का है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। यहाँ शौरसेनी साहित्य में जो कालिदास में उनके भी नाटक, और अश्वघोष, शूद्रक, इनके नाटक जो है विज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिक, वेणी संहार आदि आदि ये नाटक शौरसेनी साहित्य में उपलब्ध होते हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है वो महाराष्ट्र की भाषा कहलाती है। हाँ, उस समय जो वहाँ महाराष्ट्र प्रांत में बोली जाती थी उस संस्कृत के बहुत निकट है। मतलब संस्कृत के बहुत सारे नियम उसमें प्रयुक्त होते हैं। और इसमें भी मुक्त काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मतलब 11वीं शताब्दी के बाद से जितना साहित्य लिखा गया अधिकतम 90% महाराष्ट्रीय प्राकृत में ही लिखा गया। तो जो पूर्व का साहित्य है वो सारा अर्धमागधी और चूली का पैसा, अर्धमागधी और शौरसेनी में है। कि प्राकृत का इतिहास भी आप पूर्व में पढ़ चुके होंगे, पहले दूसरे अध्याय में जब आपने पढ़ा होगा। तो प्राकृत का इतिहास में को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम स्तरीय प्राकृत, द्वितीय स्तरीय प्राकृत और तृतीय स्तरीय प्राकृत। प्रथम स्तरीय का अर्थ होता है जो वैदिक युग से प्राकृत चली आ रही थी और महावीर भगवान के काल तक के पूर्व तक, मतलब महावीर भगवान के पूर्व की जो प्राकृत है उसको प्रथम स्तरीय कहा। उसको आदि युग भी कहते हैं, यानी जो 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक
दूसरी शताब्दी तक की जो व्याकरण जो प्राकृत कहलाई, इसको हमने आदि युग कहा। इसमें ये आर्ष प्राकृत मतलब की, सौरसैनी और अर्धमागधी, पाली, ये तीन प्राकृत की शाखाएं इसमें आती हैं। पाली में जो बौद्ध साहित्य लिखा गया उसको पाली कहा, क्योंकि बौद्धों का साहित्य भी वो प्राकृत में ही है, परंतु वो इस प्राकृत से कुछ भिन्न है, इसलिए उसको पाली नाम दिया। और उनके साहित्य को भी इस प्राकृत में ही रखा जाता है। अर्थात उनके जो 7 धर्म ग्रंथ कहलाए बौद्धों के, धम्मपद, पिटक आदि, वो सब की भाषा पाली है। उसके पश्चात दूसरी प्राकृत कहलाई द्वितीय स्तरीय प्राकृत, वो है महावीर भगवान के काल के बाद से, और वहां से दूसरी शताब्दी तक, अर्थात 200 से 200 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, यानी 6वीं शताब्दी तक का जो काल है, दूसरी शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक का जो काल है, उसको मध्य युग या द्वितीय स्तरीय प्राकृत कहते हैं। इसमें जो साहित्य लिखा गया वो महाराष्ट्री में, मागधी में और पैसाची, इन तीन में, और छिटपुट साहित्य चौरचंदी आदि में भी लिखे गए, लेकिन इनमें विशेष रूप से साहित्य लिखा गया। फिर तीसरी प्रकार का जो उसका इतिहास का काल बताया प्राकृत का, तो 6वीं शताब्दी के बाद से, 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद से 1200 ईस्वी तक, मतलब 600 से 1200 ईस्वी, यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो साहित्य है, उसको अपभ्रंश युग या तृतीय स्तरीय प्राकृत कहा जाता है। इसमें वहां सारे खंड का, मुक्तक, काव्य, नाट्य, नाटक, सट्टक आदि और अपभ्रंश साहित्य भी इस युग में लिखा गया। इस प्रकार से प्राकृत का इतिहास है जो संक्षेप में हमने आपको कहा, क्योंकि पूर्व में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको विस्तार नहीं कर रहे हैं। और आगे आज आपका विषय लेते हैं जो आप कथा साहित्य है। तो कथा साहित्य में कौन कौन से कथा ग्रंथ हैं और किन किन आचार्यों के या किन किन विद्वानों के द्वारा यहाँ लिखे गए हैं। अभी जैसे हमने सामान्य चर्चा की थी कि अर्धमागधी और सौरसैनी में कैसे पहचान करते हैं, वैसे ही अब आप सोच रहे होंगे कि मागधी और पैसाची आदि जो प्राकृत यदि कहीं लिखी मिल जाए तो इनमें कैसे पहचान करेंगे। तो मागधी के लिए विशेषता ये होती है कि वो बिहार की भाषा है, मगध प्रांत की भाषा है, यानी बौद्धों की जो भाषा कहलाई, उस प्रांत में बौद्धों का ज्यादा प्रवास रहा। तो उनकी जो पाली भाषा है वो मागधी की बहुत निकट है, अर्थात उनके जो धम्म ग्रंथ हैं, धम्मपद आदि, उन सभी में जो पाली भाषा प्रयुक्त की उसमें मागधी का प्रयोग भी मिलता है। और मागधी भाषा का कोई स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन हमेशा नाटकों में इस मागधी का प्रयोग भी मिलता रहा है। यानी जो अश्वघोष के नाटक हैं, भारत भरत मुनि के नाटक हैं, भास के नाटक हैं, शूद्रक का मृक्षकटिकम है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतला, मुद्रा राक्षस आदि, इन नाटकों में मागधी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। या जो अशोक के शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में भी इस मागधी भाषा का प्रयोग मिलता है। तो इसकी विशेषता क्या है? अभी जैसे हम सभी जानते होंगे, यदि आप लोगों ने थोड़ी सी प्राकृत पढ़ी हो, तो प्राकृत भाषा में तीनों सा में से एक सा होता है, जो शक्कर वाला सा या सरौते वाला सा या षटकोण वाला, ये 3 सा हम सभी ने पढ़ रखे हिंदी में। तो तीनों सा में से मात्र सरौते वाला सा ही प्राकृत में होता है। सरौते वाला सा होता है, यानी कि शीटी वाला सा या शक्कर वाला सा, षटकोण वाला सा नहीं होता। लेकिन मागधी में ठीक इसके विपरीत होता है। मागधी में सिर्फ सीटी वाला सा ही होता है, दोनों सा नहीं होते। इसीलिए जैसे अभी हमारा नाम है समता, तो वहां जहाँ क्षमता लिखा हो, तो यानी ये मागधी में लिखा हुआ है, समदा लिखा हो तो समझेंगे हम शौरसैनी में लिखा है, लेकिन समदा, समता मतलब शाशीटी वाला, आगे वाला जो सा है उसको शाशीटी वाला, तो उसको स्थान पे मतलब वो मागधी में लिखा हुआ है। ये मागधी की विशेष पहचान है। और हर जगह रा के स्थान पे ला हो जाता है, रा रा रस्सी का, उसके स्थान पे ला लड़की का हो जाता है। जैसे हरम शब्द लिखा है, मान लो हर, है ना, हर का बन जाएगा वहां हल, हरम का हलम, है ना। जैसे रुद्ध लिखा है, मान लो रुद्ध, तो रुद्ध का बनेगा लुद्ध। तो रा का ला हो जाता है मागधी भाषा में। और भी कई विशेषताएं हैं, लेकिन ये मुख्य विशेषता है पहचान के लिए। इस वजह से पैसाची प्राकृत जो है वो बहुत प्राचीन प्राकृत है। शिलालेखी प्राकृत में इसका बहुत प्रयोग हुआ है, और इसको जनरली इसका नाम पिशाचों के कारण से ही पैसाची नाम पड़ा, यानी भूतों की भाषा कहना चाहिए। अर्थात बाघभट्ट जो कवि रहे हैं उन्होंने इसको भूतों की भाषा कही है, इसलिए इसका नाम पिशाच, पैसाची रख दिया है।
ने जो नाटक कहते थे, उन नाटकों में राक्षस बनाए जाते हैं, राक्षस हैं, नीच जाति के लोग हैं, पिशाच हैं, उन वो जो भाषा बोलते थे ना, उसको पैशाची भाषा कहा है। और वो भी संस्कृत के बहुत निकट है, संस्कृत के बहुत सारे नियम इसमें प्रयुक्त होते हैं। उसकी सबसे प्राचीन कृति, सबसे महत्वपूर्ण कृति हमने अभी बताया था, गुणाढ़ की वृहत कथा, जो अभी वर्तमान में अप्राप्य है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक ही कृति का इसमें स्वतंत्र कृति एक ही उल्लेख में मिलती है। नाटकों में तो वैसे बहुत प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कुवलय माला, धर्मोपदेश माला, विवरण, कुमार पालचरी, इन ग्रंथों में भी इसका प्रयोग मिलता है। तो प्राकृत व्याकरण कौन कौन से हैं, जो इतर प्राकृत साहित्य, उसमें भी थोड़ा सा अपन देख लें। मुख्य रूप से प्राकृत व्याकरण तो जो हमारी दिगंबर प्राकृत व्याकरण है, प्राकृत प्रकाश, ये लगभग चौथी या पांचवी शताब्दी के आचार्य वररुचि हुए हैं, उनके द्वारा लिखित है। परंतु ये बहुत अधिक प्रसिद्धि में नहीं है। इसी का आधार लेकर के आचार्य हेमचंद सूरी ने प्राकृत व्याकरण लिखी, सिद्धहेम शब्दानुशासन। ये लगभग 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और उस वररुचि के प्राकृत व्याकरण को ही संशोधित करते हुए इन्होंने लिखा। और ये श्वेतांबर आचार्य हुए हैं, आचार्य हेमचंद सूरी, उनके द्वारा लिखित हुए हैं। तो वर्तमान में ये व्याकरण अधिक प्रचलित है, क्योंकि जितने भी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलते हैं प्राकृत के, उन सभी में इस व्याकरण को स्थान मिला हुआ है। और जो श्रवण बेलगोल से पाठ्यक्रम चलता है, उसमें ये वरुचि वाली प्राकृत प्रकाश भी पढ़ाई जाती है। और इस तरह से ये दोनों प्राकृत मुख्य हैं, और भी इनके अतिरिक्त बहुत सारे प्राकृत व्याकरण हैं, लेकिन वर्तमान में ये दोनों ही मुख्य हैं। इस तरह से ये हमारे प्राकृत की जो विधा, साहित्य विधा के बारे में जो उसका डिवाइडेशन था हमने समझा। हम कथा साहित्य पर आते हैं। कथा साहित्य, जैसा कि हमने बताया कि कथाएं दोनों प्रकार की लिखी गई, पद्य में भी और गद्य में भी। और उसके अतिरिक्त इन कथाओं में इस तरह से लिखी जाती थी कि मानव जीवन के जो मनोरंजन है वो भी हो, और उनका ज्ञानवर्धन भी हो। यानी कथाएं दो इसलिए लिखी जाती थी कि लोगों का जो मनोरंजन भी हो जाए और उनका ज्ञानवर्धन भी हो। मतलब कथा के माध्यम से उनको ज्ञान दिया जाए, इसलिए वो कथाओं का लेखन प्रारंभ हो। ये पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक कथा साहित्य प्राप्त होते हैं। लेकिन अधिकतम रूप में 11वीं से लेकर के बहुत अधिक कथा साहित्य या चरित्र काव्य लिखे गए, जिनमें कथाओं का वर्णन मिलता है। और इन कथा साहित्य में जो पद्य में रही, तो वो तो काव्य के रूप में भी रही, काव्य के रूप में भी गिनी जाएंगे। यानी इनमें कथा तत्व और काव्य तत्व दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। ये कथा साहित्य का जो प्राचीनतम रूप है, वो लोक कथाओं में प्राप्त होता है। जो आपने लोक कथाएं कहीं किंवदंतियां सुनी हो, वो सभी इन प्राकृतिक कथाओं से ही निकली है। तो कथा साहित्य दो प्रकार के हैं, एक आगम कथाओं का संग्रह और दूसरा है स्वतंत्र कथा साहित्य। आगम कथाओं का संग्रह अर्थात जो हमारे ग्रंथों में कथाएं हैं, वो प्राकृत में लिखी गई, और आज हम उनकी हिंदी पढ़ते हैं। जैसे हम व्रतों की कथा पढ़ते हैं अपने, क्या कहते हैं, जितने भी व्रत है, जैसे दस लक्षण पर्व है, तुलय कारक पर्व है, मुकुट सप्तमी है, मुख सप्तमी है, इन सबकी कथाएं या तो प्राकृत या संस्कृत में लिखी गई हैं। लेकिन वर्तमान में हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, वो प्राकृत या संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं। तो जो आगम कथाएं हैं, ये कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और स्वतंत्र कथा साहित्य अर्थात जो आगम में नहीं है और जैन या जैनेतर विद्वानों ने लिखी हैं, वो स्वतंत्र कथा साहित्य के। तो सबसे प्रथम स्वतंत्र कथा साहित्य की कथा जो है, वो है तरंगवती कथा। तरंगवती कथा, जिनके लेखक हैं आचार्य पादलिप्त सूरी। इन्होंने ये दूसरी या तीसरी शताब्दी के बीच में इस कथा साहित्य को लिखा, और इसमें एक ही कथा प्रारंभ से लेकर के अंत तक चलती है, तो तरंगवती की वहां कथा कही गई है। ये कथा साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। उसके पश्चात चौथी शताब्दी का ग्रंथ है वसुदेव हिंदी। वसुदेव हिंदी जो आचार्य धर्मदास गढ़ी और आचार्य संगदास गढ़ी के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये दो भागों में विभक्त है। तो पहला भाग आचार्य संगदास गढ़ी ने लिखा, और दूसरा भाग आचार्य धर्मदास गढ़ी ने लिखा। ये चौथी शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें वसुदेव अर्थात जो कृष्ण के पिता, जिनको वसुदेव कहा जाता है, उनकी कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। हिंदी का अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी उन्होंने जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने कार्य किए अर्थात संसार में भ्रमण करते हुए, तो उस सब का वर्णन उस कथा साहित्य में, उस कथा ग्रंथ में लिखा।
इसके अतिरिक्त बहुत सारे कथा है, जैसे समराइच कहा आचार्य हरिवद सूरी का लिखा हुआ है, और धूर्ताख्यान ये भी आचार्य हरिवद सूरी ने 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। और ये बहुत प्रसिद्धि में है समराइच कथा। कई पाठ्यक्रम में भी शामिल है हमारे प्राकृत के जो पाठ्यक्रम चलते हैं। तो कभी अवसर मिले तो इन ग्रंथों को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए हैं और हम प्राकृत के छात्र हैं, हम ही उनको पढ़ सकते हैं। इनके अतिरिक्त तो और किसी को तो उनको पढ़ने की वो भी नहीं रहेगी, आवश्यकता भी नहीं है, और ना ही उन्हें समझ में आना है। परंतु अभी जितना हम अध्ययन कर पा रहे हैं, प्राकृत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसकी हिंदी पढ़ करके, उसकी विषय वस्तु जान करके कि प्रारंभ में किस तरह से कथाएं लिखी जाती हैं और उनका माध्यम क्या है, उनका इंटेंशन क्या रहा लेखक का, कि किस तरीके से उन्होंने राजा महाराजाओं के कथा का साहित्य लिखे, चरित्र काव्य लिखे, और उन महापुरुषों के, और उसके पश्चात उनको वैभव से जोड़ करके पूरा उनका लोक जीवन को, जो जीवन का उनका परिवेश है उसको दिखाते हुए उन, और लास्ट में अंत तक उनके मनोरंजन के साथ में उनमें कथाएं, उपकथाएं, अंतर कथाएं, आख्यान, दृष्टांत, वृत्तांत, चरित्र आदि का वर्णन करते हुए इन कथाओं को मनोरंजक बनाया जाता है। और मनोरंजक बनाने के लिए उनमें सुक्तियों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, कहावतों का प्रयोग, प्रश्नोत्तरों का प्रयोग, मतलब प्रश्नोत्तर, एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं वो लेखक, उनके पात्र जो है, कथाओं के पात्र एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। तो उस शैली का प्रयोग करके इन कथाओं का लेखन कार्य हुआ है। उन्होंने व्याकरण का भी प्रयोग किया गया, जैसे छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, और देशी शब्दों का प्रयोग। तो देशी शब्दों की बहुलता इन कथा साहित्य में मिलती है, क्योंकि देशी शब्द क्या कहलाते हैं, जिन पर प्राकृतिक कोई नियम नहीं लगते। जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग हुए जो शब्द हैं, वो देशी शब्द कहलाएंगे, और वो वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं अभी तक। उनका कोई व्याकरण की दृष्टि से मतलब उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ये शब्द कैसे बना, या इसका क्या वो है। तो देशी शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा कथा साहित्य में देखने को मिलता है। इन कथा साहित्य में लोक जीवन, लोक भाषा और रीति रिवाजों का जो सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, वो बहुत स्तर का है। चरित्र के माध्यम से, अलग अलग चरित्र के माध्यम, जैसे राजा का चरित्र दिखाया है, सेठ का, मंत्री का, दास का, दासी का, है ना, हर एक व्यक्ति का चरित्र दिखाते हुए वो उन साधारण जनों से भी परिचय कराते हैं उन कथाओं में, और उनके जीवन का चित्रण करते हैं। यथार्थ सांस्कृतिक दृष्टि से ये कथा साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कथाओं में अकेली कथाएं ही नहीं है मनोरंजन के लिए, बल्कि आयुर्वेद का वर्णन, धनुर्वेद का वर्णन, गांधर्व, धातुवाद, रसवाद, अर्थशास्त्र का भी प्रयोग मिलता है। और तत्कालीन जो समाज है उसके आचार विचार, राजनीति का इन कथा साहित्य में बहुत अधिक वर्णन मिलता है। इन कथा साहित्यों की जो भाषा है वो बहुत सरल है और जानने योग्य है, अर्थात इन कथाओं को कभी अवसर मिले तो आवश्यक रूप से हम पढ़ें उनको। और कथा साहित्य कौन कौन से हैं तो थोड़े से शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। कथा साहित्य में जैसा कि अभी कहा, गद्य पद्य दोनों में है। तो पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक कथा साहित्य बहुत अधिक मात्रा में लिखा गया। उसमें कुछ औपदेशिक कथा साहित्य भी, यानी उपदेश जिसमें दिया गया, अर्थात जैसे मुनिराज जो उपदेश देते हैं उनमें भी कथाएं सुनाते हैं, तो उस तरह के साहित्य भी यहाँ कथा साहित्य में प्रयोग किए गए। जैसे ओवेश माला, ओवेश पद, धर्मोपदेश माला, है ना, विवेक मंजरी, भवन सुंदरी, ओवेश रैणागार, वर्धमान देशना, इस तरह के कई शास्त्र ऐसे, कई ग्रंथ ऐसे हैं जो औपदेशिक कथा साहित्य कहलाते हैं। और जो सामान्य कथा साहित्य थे उसमें तरंगवती कथा भी नाम लिया था, वसुदेव हिंदी, समराइच कहा, कुवले माला कहा, दुत्तक खान। और इन कथाओं के कई कोश भी लिखे गए। कोश मतलब कथाओं के संग्रह। अभी जैसे तरंगवती कथा थी उसमें तो मात्र एक ही कथा का वर्णन मिलता है शुरू से आखिर तक, लेकिन कई कोश लिखे गए कथाओं के, जिनमें कई कथाओं का संग्रह मिला। जैसे प्रथम कथा कोश है कथा कोश प्रकरण, ये 11वीं शताब्दी में आचार्य जिनेश्वर सूरी द्वारा लिखा गया। इसमें लगभग 30 गाथा है, गाथा मात्र 30, लेकिन उन 30 गाथाओं में ही 30 कथाएं दी गई हैं। जो इसकी वृत्ति की गई, कि टीका जो की गई गाथा कथा की, तो उसकी वृत्ति में उन 30 गाथाओं की 30 कथाएं दी गई हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोश है धम्म कहायण कोश, ये है आचार्य विनय चंद्र द्वारा लिखा हुआ है।
ये भी 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच का है। इसमें 140 गाथा है, अर्थात 140 गाथा के माध्यम से 140 कथाएं इसमें संकलित की गई हैं। तीसरा कोश है कथा रत्न कोश, जो देवभद्र सूरी के द्वारा लिखा हुआ है। ये 12वीं शताब्दी का है। इसमें 50 कथाएं का संग्रह इसमें प्राप्त होता है। इसका कई कथा कोश भी इस प्राकृत साहित्य के अंदर विद्यमान है, और उनमें कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी प्रकार की कथाएं देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद में हमने कहा जो हमारा विषय है कथा साहित्य, मतलब जो आपका अध्याय है चौथा, कथा साहित्य और तकनीकी ग्रंथ। तकनीकी ग्रंथ का अर्थ होता है कि कथा के अतिरिक्त और जो ग्रंथ है, मतलब जैसे कोई नाटक का है, कोई व्याकरण का है, छंद का है, अलंकार का है, या जो शास्त्रीय साहित्य है, तो उन वो ग्रंथ भी इस कथा प्राकृत में लिखे गए हैं। जैसे हमने इतर प्राकृत के अंतर्गत बताया था कि व्याकरण के ग्रंथ हैं और छंद के ग्रंथ हैं। तो जैसे प्राकृत प्रकाश है, प्राकृत लक्षण है, प्राकृत कामधेनु है, प्राकृत अनुशासन है, प्राकृत कल्पतरु है, और सिद्धम शब्दानुशासन आदि आदि ये प्राकृत व्याकरण के ग्रंथ हैं। छंद ग्रंथों में कवि दर्पण, लाहा, गाहा लक्षण, छंद कोश, छंदो लक्षण आदि आदि बहुत सारे छंद ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। कोश, कोश यानी शब्द कोश, अर्थात प्राकृत शब्दों से उनका हिंदी अर्थ जानना, तो वह कोश ग्रंथ इतर प्राकृत साहित्य में कहलाएंगे या तकनीकी ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे। इसमें है पाइयल अच्छी नाम माला, देसी नाम माला, आधुनिक प्राकृत कोश, अभिज्ञान राजेंद्र कोश, अर्धमागधी कोश और पाइय शब्द महानवो। ये कुछ शब्द कोश हैं जो प्राकृत भाषा की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्रों में है काव्य दर्श, काव्य अलंकार, धन्यालोक, दस रूपक, सरस्वती कंठावरण, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर आदि आदि। फिर कहा निमित्त शास्त्र, यानी जिसमें निमित्त का वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्र जैसे जय पाहुन निमित्त शास्त्र, ऋषिपुत्र का निमित्त शास्त्र, चूड़ामणि सार शास्त्र, निमित्त पाहुन, अंग विद्या। इसके अतिरिक्त ज्योतिष का वर्णन भी बहुत सारे शास्त्रों में मिलता है। ज्योतिष सार, योनि प्राभृत, ज्योतिष करंडक, वर्धमान विद्या कप, और जहाँ ये वैवाहिक जीवन के जो विवाह पटल, लग्न शुद्धि आदि इनके भी ग्रंथ मिलते हैं, अर्थात ये तकनीकी ग्रंथ के अंतर ही आते हैं। विवाह पटल, लग्न शुद्धि, दिन शुद्धि, कर लखा, ऋषि समुच्चय आदि आदि ये ज्योतिष के अंतर्गत इन ग्रंथों का वर्णन हमें मिलता है। वास्तु के ग्रंथ भी, ठक्कर पेरू नाम का ग्रंथ है जो वास्तु का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी एक तकनीकी ग्रंथ कहलाया। इसके अतिरिक्त सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, मणि शास्त्र, गारुण शास्त्र, वैश्विक काम शास्त्र, इन ग्रंथों का भी इसमें मिलता है, मतलब प्राकृत भाषा में ये उपलब्ध होते हैं। यानी ये प्राकृत भाषा मात्र बोलचाल की भाषा ही नहीं रही, उसके पश्चात ये साहित्यिक भाषा भी बन गई। वैदिक काल में ये बोलचाल की भाषा थी, लेकिन उसके पश्चात यह जब इसको साहित्य का रूप मिला, तो वह और आगे बढ़ते बढ़ते संस्कृत जैसी उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा बन गई। यानी प्राकृत से ही संस्कृत भाषा निकली है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो पहले प्राचीन भाषा जो रही प्राकृत की, वो बोली के रूप में रही, यानी बोली रही, और उसके बाद वह साहित्य जब उसमें लिखा जाने लगा, तो एक सुसंस्कृत यानी साहित्यिक होने के कारण से वह संस्कृत भाषा बन गई, और आगे चल करके वही भाषा प्राकृत में पाली और अर्धमागधी के रूप में हमारे सामने आई है। और इसका प्राकृत का बहुत विपुल साहित्य हमारे सामने है। इस साहित्य के प्रकाश में आने से अब इसके अध्ययन की ओर रुचि बढ़ेगी। अभी तक तो बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध ही नहीं थे, या उपलब्ध थे तो उनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, परंतु ये बहुत अच्छा प्रक्रम प्रारंभ किया है कि जैन विरासत कोश के माध्यम से हम सभी इस प्राकृत भाषा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अधिक व्याकरण भले ही ना समझ पाए, परंतु प्राकृत भाषा का जो इतिहास है, उसका स्वरूप है, उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो मौलिकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। इस प्रकार से ये आज का अपना व्याख्यान यही समाप्त होता है। इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो अभी फिर से अपन जुड़ करके उन प्रश्नों को ले सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो।
जो प्राकृत के खंड काव्य, चरित्र काव्य, इनकी चर्चा की गई, इसमें भी कथाएं ही लिखी गई। उसके साथ साथ में सृष्टि का वर्णन, श्रृंगार पूर्ण वर्णन और उपदेश आदि भी उनमें दिए गए। जो खंड काव्य रहे उनमें हमने कहा था 5 खंड काव्य बहुत मौलिक हैं, प्रसिद्ध हैं। कंस वहो और भृंग संदेश और उषा निरुद्ध, अर्थात इन सभी में जो काव्य के माध्यम से बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का उसमें काव्य का प्रयोग मिलता है। और महाकाव्य भी, मतलब बहुत विस्तार पूर्वक जिनमें वर्णन किया गया, गाहा सप्तशई, यानी जिसमें सप्तशई यानी 700 गाथाओं के माध्यम से उस काव्य को लिखा गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे गाथा सहस्री, इसमें 1000 गाथाओं के माध्यम से काव्य को वर्ण लिखा गया। सेतुबंध, गौड़ बहो, लीलावही आदि आदि बहुत सारे महाकाव्य हैं। और हमारे जैन दर्शन में अधिकतम चरित्र काव्य रहे, यानी किसी महापुरुष के चरित्र को लेकर के काव्य लिखे गए वो प्राकृत में। जैसे पौंचर्य, तो जो भगवान राम है जिनका नाम पद्म भी है, जो बलभद्र रहे, उनका जो चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ है पौंचर्य। तो पौंचर्य जो है, जिसको प्राकृत का ग्रंथ है पौंचर्य, एक अपभ्रंश में भी है परम पौंचर्य, तो वह आचार्य विमल विमल सूरी महाराज का है। और लेकिन जो जो ये पौंचर्य जो है प्राकृत का, ये बहुत प्राचीन है। और इस तरह से सुपास नाहचर्य, पास नाहचर्य, महावीर, जम्बो, रैन, चूड़ारे आदि सभी महापुरुषों पर और सतियों पर भी, सुरसुंदरी पर, है ना। और जो 64 सलाका पुरुष होते हैं, उन सब पर चरित्र काव्य लिखे गए हैं। और कोई अर्धमागधी में या फिर सौरसेनी भाषा में उपलब्ध होते हैं के साथ। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो सभी को अनम्यूट कर दूं। ये जो कथा साहित्यों का वर्णन अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये आपके चौथे नंबर के अध्याय में यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ 8वीं शताब्दी से पूर्व के जो कथा साहित्य कहे, वो प्राचीन कथा साहित्य कहलाते हैं। जैसे तरंगवती कथा, वसुदेव हिंदी, साम्राज्य कथा, धूताख्यान आदि आदि। लेकिन जो 8वीं शताब्दी के बाद के कथा साहित्य है, मतलब कथा ग्रंथ है, जैसे निर्वाण लीलावती कथा, ये आचार्य जिनेश्वर सूरि के द्वारा लिखा हुआ है, 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ऋषि दत्ता चरित्र और सुसुंदरी चरित्र, भुवन सुंदरी कथा, मनोरमा कथा, संवेग रक्त कथा, नर्मदा सुंदरी कथा, ज्ञान पंचमी कथा, तो ये सारी कथाएं जो है लगभग अधिकांशता जैन महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई हैं। अर्धमागधी साहित्य में भी प्रयुक्त होती हैं, परंतु इनमें महाराष्ट्रीय प्राकृत का विशेष रूप से वर्णन किया गया। और ये बहुत सुंदर कथा ग्रंथ है। ये ज्ञान पंचमी कथा जो है, इस कृति में तो लगभग 2000 कथाओं का संग्रह उसमें है। वो ये कथा सभी कथाओं से सबसे अधिक लंबी है, यानी उसमें ज्ञान पंचमी का महत्व बतलाया है। प्रत्येक कथा में 2000 कथाओं में ज्ञान पंचमी का महत्व बतलाया गया है। तो ये बहुत सारी कथा संग्रह है। इनमें कई कहावतों का प्रयोग भी किया गया है जो प्राकृत में, जैसे मरई गुणेणम चिये तस्य विषम दिज्जय किम्बा, यानी जो गुड़ देने से मर सकता है उसे विष देने की आवश्यकता क्या है, ऐसे कुछ नीति वाक्य कहना चाहिए, या कुछ विशेष संदेश देने वाले पद उनमें लिखे हैं। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, इस तरह से मुहावरों का प्रयोग भी रहा है। इसकी प्राकृत उन्होंने बनाई है। हथठियम कंकड़यम को भण जोए आरी से, अर्थात हाथ कंगन को आरसी क्या। इस प्रकार से श्री विजय चंद्र केवल चरियम, ये कथा साहित्य जो है, जो कोश जो कहलाए, उनमें कई कथाओं का संग्रह कहलाए और स्वतंत्र कथा साहित्य भी कहलाए। कुछ कथा अपनी आगम कथाओं से संबंधित रही, कुछ कथा आगम साहित्य से संबंधित ना हो नहीं रही रहने के कारण से उनको स्वतंत्र कथा ग्रंथ कहे जाते हैं। अच्छा, ये जो प्राकृत भाषा रही, इसके हमने प्रारंभ में जो प्राकृत की वर्णमाला है उसमें भी कुछ अंतर है। मतलब अन्य भाषाओं की जो वर्णमाला रहती है, जैसे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं और संस्कृत में 64 अक्षर होते हैं।
लेकिन हमारी प्राकृत भाषा में मात्र 37 कहिए या 39 उतने ही अक्षर है। यानी जितने अक्षर या जितने शब्द कम है, उतनी भाषा छोटी है, उसकी व्याकरण भी उतनी ही कम है, जिसके कारण से वो भाषा सरल है और जल्दी सीखने योग्य है। जैसे हम संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्णों को पढ़ते हैं। तो स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अम आहा, री ऋषि का, है ना। तो ये इन स्वरों में से इस प्राकृत भाषा में मात्र 8 ही स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये तीन तो समझ में आ गया, तीन तीन के जोड़े हैं। और ए और ओ, ए ऐ का जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ यही प्राकृत में नहीं होता, औ भी प्राकृत में नहीं है, अम आहा, री ऋषि का, ये प्राकृत भाषा में नहीं होते हैं। और साथ में व्यंजनों में, जैसे व्यंजन में अपन वर्णमाला देखें, अपन आप सभी को याद होगी, क ख ग घ ङ, मतलब पंचम अक्षर जो है वो प्राकृत में नहीं होता। इसीलिए 8 स्वर कहलाए और 29 व्यंजन इस प्राकृत भाषा में होते हैं, तो कुल मिलाकर के 37 अक्षर कहे जाएंगे। लेकिन जो ए और ओ स्वर होते हैं वो दीर्घ भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं, यानी छोटे भी हैं बड़े भी। जैसे छोटा आ बड़ा आ बोल रहे हैं, तो छोटा आ मतलब ह्रस्व आ और बड़ा आ मतलब दीर्घ आ। उसी प्रकार से ए और ओ ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, इसलिए उनको 8 स्वर या 10 स्वर कहे जाएंगे। यदि 8 स्वर गिनेंगे तो 37 व्यंजन आते हैं, 37 अक्षर आते हैं वर्णमाला में। और यदि उनको 10 स्वर गिनेंगे, मतलब दोनों रूपों में 2 बार गिनेंगे उनको, ए ओ ओ, तो फिर 39 अक्षर इस वर्णमाला में आते हैं। तो कवर का जो पंचम अक्षर है गा, वह इस प्राकृत भाषा में नहीं होता। चवर का जो पंचम अक्षर है या, च छ ज झ या, ये या भी प्राकृत भाषा में नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो अंतिम संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र ज्ञ, जो हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं, ये तीनों संयुक्त व्यंजन इस प्राकृत भाषा में नहीं होते। और प्राकृत की विशेषता क्या होती है? इस प्राकृत भाषा में हलंत वाले अक्षर अंत में नहीं आते, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और हमेशा हमेशा प्राकृत में ना का ना हो जाता है। सामान्य नियम, अर्धमागधी स्वर शनि यहाँ नहीं लगाना, सामान्य नियम जो है कि प्राकृत में ना के स्थान पर णा हो जाता है। और इस प्राकृत भाषा में विसर्ग नहीं होता, जैसे संस्कृत में रामः यानी विसर्ग लगा रहता है, तो यहाँ इस प्राकृत भाषा में विसर्ग वाले शब्द नहीं होते हैं। साथ साथ जैसे भाषा में व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंग इस प्राकृत भाषा में भी पाए जाते हैं। 2 वचन इसमें पाए जाते हैं प्राकृत भाषा में, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत भाषा में देखा जाए तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन पाए जाते हैं। जबकि इस प्राकृत भाषा में मात्र 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन ही पाए जाते। एक से अधिक जितनी भी वस्तु है उन सबको बहुवचन के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। फिर और आगे चले व्याकरण की दृष्टि से, तो जो संस्कृत भाषा है उसमें लकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हो शायद, लट लकार, लोट लकार, इस तरह से 10 प्रकार के लकार होते हैं। लेकिन ये प्राकृत में लकार नहीं होते। सबसे अच्छी बात, क्योंकि रूप बनाते हैं, जब व्याकरण अपन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो लकार वाली चीज जब आती है तो वही लगता है टफ लगती है, और वह उस चीज को अपन स्टॉप कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं उस चीज को, क्योंकि वो कठिन लगती है। लेकिन प्राकृत में ऐसे कोई लकार नहीं होते हैं, इसलिए प्राकृत की व्याकरण भी बहुत सरल है। और इस प्राकृत में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के और आज्ञावाचक, या इसी को अपन बोलते हैं आज्ञावाचक को ही क्रियार्थी पत्ती या विधिवाचक। तो ये सारी इतने ही प्रकार के इसमें वाक्य पाए जाते हैं। और जो पंचम अक्षर होते हैं, जैसे कवर का पंचम, चवर का पंचम, टवर का, पवर का, ये 5 वर्ग होते हैं। कवर का गा, चवर का या, और टवर का णा, टवर्ग का ना, पवर का मा, ये पांचों पंचम अक्षर जो है ये अनुनासिक कहे जाते हैं। अनुनासिक का अर्थ होता है इनका उच्चारण से किया जाता है, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। इनमें से जो सा है 3 प्रकार के, शा, सा, सा, इनमें से प्राकृत में मात्र मात्र सा स्वरों से वाला, यानी
जिसको दंत सा इस व्याकरण की भाषा में बोलते हैं, वही पाया जाता है। और दो सा यानी जो शीटी वाला सा है उसको प्राकृत व्याकरण में या व्याकरण में तालव्य सा, और जो षटकोण वाला सा है उसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो ये दोनों सा नहीं पाए जाते हैं, मात्र एक ही प्रकार का सा इस प्राकृत भाषा में पाया जाता है। इस प्रकार से इस प्राकृत की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, और इन विशेषताओं के साथ में हम इस प्राकृत के भाषा को पढ़ना सीखें तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ में आ सकती है, क्योंकि ये तो प्रारंभ की जन भाषा रही, लोक भाषा रही, बोली की भाषा रही है ना। और ये हमारी मातृभाषा भी है, तो इस कारण से इस भाषा में पढ़ने में हमें रुचि होना चाहिए, और इतनी अधिक आगे बढ़े हम सभी कि जो ग्रंथ है हमारे मूल ग्रंथ है प्राकृत में, उन सबका हम हिंदी अर्थ स्वयं से निकालने लगे और स्वयं ही उनका अध्ययन करने लगे। क्योंकि जो उनका अनुवाद हम पढ़ते हैं तो वो तो बहुत बाद की चीज है। पूर्वाचार्यों ने तो प्राकृत में ही उन ग्रंथों को लिखा है, और उसके पश्चात या तो किन्हीं अन्य आचार्यों ने या फिर परवर्ती आचार्यों ने या फिर किन्हीं विद्वानों ने उनका हिंदी अनुवाद या संस्कृत टीका की है। तो वो उनके वहां से भाव बदल सकते हैं, यानी मूल भाव वैसे नहीं रहेंगे जो पूर्वाचारों के उन प्राकृत की गाथाओं में रहे होंगे। अर्थात इस प्राकृत भाषा की पढ़ने की सार्थकता यही है कि हम आगे अपने मूल ग्रंथों का मूल उससे गाथा से ही स्वयं स्वाध्याय कर सकें और उस अर्थ को जान सकें। जितनी विशुद्धि जिस अपेक्षा से उन पूर्वाचारों ने उन ग्रंथों का लेखन कार्य किया है, हमारे ऊपर परम उपकार किया है, उस उपकार को मानते हुए हम उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर पाए, तब तो हमारी ये प्राकृत साहित्य को पढ़ने की सार्थकता है। और इसी मंगल भावना के साथ कि आप सभी लोग उस प्राकृत के ग्रंथ को अच्छे से पढ़ पाए, और आपको जब भी कोई परेशानी आए, कुछ पूछना करना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मतलब जो भी चीज पूछना, व्याकरण संबंधी हो, भाषा संबंधी हो, प्राकृत से रिलेटेड जो भी हो, तो वो आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। और अभी वर्तमान में प्राकृत व्याकरण पढ़ने की यदि आपकी इच्छा हो तो यहाँ हमारी ऑनलाइन क्लास चलती थी, अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन उसके यूट्यूब पर पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। शुद्ध सिद्धांत पाठशाला करके चैनल है, जिसपे प्राकृत व्याकरण, सिद्धहम शब्दानुशासन और प्राकृत प्रकाश, इन दोनों व्याकरणों की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप लोग चाहें तो उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपनी इस प्राकृत भाषा के ज्ञान को और आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको जय जिनेन्द्र। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो हम रख सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग अपन समाप्त करते हैं। बोलिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुपाणी मस्तक सदा देत हूँ जो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके इस कक्षा को विराम देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, नमो जनार्दन।